अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की मौशी हालत ही उस मुल्क के शहरियों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करती है। पाकिस्तान में जहां बहुत से चैलेंजेस का सामना है, वहां बेहतरी की उम्मीद भी है। इन उम्मीदों का जो महवर हैं वो हमारे ताजिर और सन्नतकार हैं, जो मौशियत को संभाला देने के लिए मुतहरिक हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जैसे कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट पर बहुत फोकस कर रही है। सन्नतकारों की जो सन्नतें हैं वो जो पिछले गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा है कि किस तरह से उन पे एक ब्रेक जो है वो लगा है। इस ब्रेक को किसी तरह से तोड़ने की कोशिश कर रही है, चाहती है कि एक्सपोर्ट में दोबारा से इजाफा हो, हमारी सन्नतें जो हैं वो दोबारा से बहाल हों। एक्सपोर्टर्स को जो मुश्किलात आ रही हैं, उनकी जो मसाइल हैं, उनके हल के लिए भी जो मौजूदा हुकूमत है वो काम कर रही है। और फैसलाबाद, जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, हम फैसलाबाद में मौजूद हैं। आज हम यहाँ के सन्नतकारों के मसाइल भी सुनेंगे और जानेंगे कि मौजूदा हुकूमत से किन इकदामात की वो जो उम्मीद है वो बांधे हुए हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। आप कोऑर्डिनेटर हैं टू प्राइम मिनिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राना साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। आपका अपना ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, फैसलाबाद आपका होम टाउन है, तो डेफिनेटली एक अटैचमेंट ज़्यादा होती है। और हम इसको जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल हब भी है। तो यहाँ के जो सन्नतकार हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज़्यादा हैं। मरकज़ में बैठे हैं, हुकूमत के बड़ा क्लोज़ हैं, पॉलिसीज़ देख रहे हैं, बना रहे हैं। तो क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं या क्या ऐसे इक़दामात कर रहे हैं जिससे जो फैसलाबाद के सन्नतकार हैं उनके लिए बेहतरी हो? देखिए, सनत जो है एक्सपोर्ट बिल्कुल गवर्नमेंट का प्रायोरिटी एरिया है और हुकूमत चाहती है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अगले 5 सालों में 60 अरब डॉलर के ऊपर जाएं। देखिए, हुकूमत का मेजर रोल होता है कि वो इनेबल करें ऐसे एनवायरनमेंट को जहां स्पोर्ट्स जो है वो फले फूले। सबसे पहले तो जो एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर था इस मुल्क के अंदर, जो प्लॉटों का सेक्टर था, उसके ऊपर हमने टैक्सेस लगाए हैं, नॉन फाइलर के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं। अब आप पूछेंगे कि उससे एक्सपोर्ट्स का क्या ताल्लुक है। देखिए, उससे ये ताल्लुक है कि जो पैसा आसान प्रॉफिट के लिए वहाँ जाता था और वहाँ पार्क होता था, अब वो बजाय के प्लॉटों में जाएगा, वो अब और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में पैसा जाएगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो पैसा जाता था, जिसकी कोई आउटपुट नहीं होती थी, अब वो एक्सपोर्ट में जाएगा। देखिए, दूसरा, हुकूमत ने 480 अरब रुपए की टैरिफ रैशनलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर काम शुरू कर दिया, बल्कि वो प्लान तैयार है। IMF के बोर्ड के बाद IMF से उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी कि हमने जो एक लेयर बना हुआ है पाकिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाने का, और 20% आपका इंपोर्ट टैरिफ है जो कि दुनिया में हाईएस्ट में है, तो उसको हमने कम करना है। तो उसमें टैरिफ रैशनलाइजेशन, टैरिफ लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के ऊपर हुकूमत गामजन हो चुकी है, ताकि ये जो एक डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर प्रॉफिट सीकिंग है और वो एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जाते, तो वहाँ जो है हम उन टैरिफ्स को जब रैशनलाइज करेंगे तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपटीशन होगा और एक एक्सपोर्ट्स वाला जो है वो माहौल वो बनेगा। देखिए, दूसरा जो एक्सपोर्टर्स के लिए गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसी है वो ये है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो इस वक्त मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है। ये एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि वो फ्री फ्लोटिंग हो और मार्केट के मुताबिक हो, ताकि उनका जो प्रॉफिट है एक्सपोर्टर्स का वो मार्केट बेस्ड हो, और वो फिक्स्ड अगर होता है तो वहाँ उनको वहाँ मार पड़ती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, देखें, एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड्स का जो मामलात हैं वो हमने उसके अंदर तेज़ी लेके आए हैं, और FBR जो है वो रिफंड्स जो है वो बेहतरीन तरीके से, अभी जो इशू जो चल रहा है एक्सपोर्टर्स का वो बिजली के नरखों का है। और पहले भी हमने कोशिश अभी की है कि इस बजट में 200 अरब की जो क्रॉस सब्सिडी एक्सपोर्टर दे रहे थे वो हमने ख़त्म की है। उससे कोई थोड़ा बहुत इनके रेट्स में कमी आई है, लेकिन अभी भी हुकूमत जो है वो इस पे काम कर रही है, जिसके अंदर जो चाइना के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर जो उनके साथ IPP के मुआहदे हैं उनको हम डेट रीप्रोफाइलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उससे हमें उम्मीद है कि अच्छी एक सेविंग जो है आएगी, और जब वो इंशाल्लाह हम क्लोज कर लेंगे उस चीज़ को, तो वो सेविंग हम इंडस्ट्रियलिस्ट को पास ऑन करेंगे, खसूसन एक्सपोर्टर्स को, और इनको एक अच्छी प्राइस देंगे। इसी तरह जो लोकल IPPs आपके हैं, जो पुराने 94 और 2002 के जो मुआहदे हैं, उनको भी गवर्नमेंट बड़ी बारीक बीनी से जो है देख रही है, और आपने अनाउंसमेंट सुनी होगी कि चंद मुआहदों को हम मनसूख करने जा रहे हैं, तो वो भी बचत जो है वो हम सनतकारों को देंगे। इसके अलावा भी
अगर मीडियम टर्म में बात करूं तो लोकल जो इम्पोर्टेड कोयला जो है जो कि हमें महंगा पड़ता है, उसको हम लोकल कोयले में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है और इसकी वजह से भी बिजली के नरखों में कमी आएगी, तो यहाँ गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल है। बाकी हुकूमत थ्रू आउट जो है वो एक्सपोर्टिंग जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ राब्ते में है और उनके जितने भी मसाइल होते हैं हम सुनते भी हैं और कोशिश करते हैं कि जितना हमारे पास जो फिस्कल कह लें जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको जितना रिलीफ हम दे सकें और जितनी उनकी सपोर्ट कर सकें वो करें। ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि हुकूमत समीडा को, जो आपकी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ है, उसका हमने हदफ बनाया है कि इस साल उन्होंने 10,000 इंटरप्राइजेज़ की एक्सपोर्ट के हवाले से ट्रेनिंग करनी है। वो मुख्तलिफ शोबों में जहाँ हमें उनको स्मीडा स्टडी करेगी कि जहाँ एक्सपोर्ट के अंदर पोटेंशियल है उनकी फिर वहाँ ट्रेनिंग की जाएगी कि उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो किस तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट को जो है एंटर करें। इसके अलावा TDAP जो है वो रोड शोज़ करती है और मुख्तलिफ शोबों के लिए मार्केट्स जो है वो ओपन करती है, उनको लेके जाती है ताकि वो एग्जीबिशंस में हिस्सा लें और अपने एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट को जो है वो दुनिया भर में मुतारिफ कराएं। अच्छा रान साहब, जो इस वक्त मेन इश्यूज जो सन्नतकारों को आ रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को जो स्पेशली आ रहे हैं, वो रिफंड्स के हैं। आपने भी रिफंड्स की बात की है, तो जो सन्नतकार इस वक्त देख रहे हैं या एक उम्मीद पे हैं, बहुत से जो रिफंड्स हैं बहुत से सन्नतकारों एक्सपोर्टर्स के वो अभी भी पेंडेंसी में चल रहे हैं, तो कब तक इस चीज़ की उम्मीद दिलाई जा सकती है कि वो रिफ़ंड जो हैं वो उनको वापस मिल जाएं? देखिए, रिफंड्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की तो हदायत यही है कि जो 72 आवर्स का जो एक वो है कि उसके अंदर रिफंड्स जो हैं, सेल टैक्स रिफंड्स जब वो अप्रूव हो जाएं तो वो उनको मिल जाने चाहिए। तो हुकूमत की कोशिश है कि हम इसी लेवल पे जल्द अज जल्द पहुँचें और गालबन जब ये गवर्नमेंट आई थी तो तब 60 अरब के फौरी तौर पे रिफंड्स प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे। अब भी जो है वो हमारी यही कोशिश है कि अगर कोई गैप है तो उसको दूर किया जाए। बहरहाल इस मुद्दे पे हम एक्सपोर्टर्स के साथ राब्ते में हैं और FBR के जो मामलात हैं उनको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से। लेकिन देखें, असल चीज़ ये है कि जो FBR अब जो रिफॉर्म्स करने जा रही है, जिसके अंदर वो टैक्स इवेजन को और टैक्स बेस को बढ़ाने जा रही है, तो ये एक प्रेशर होता है FBR पे कि जब उनकी कलेक्शन कम होती है तो वो इन रिफंड्स को रोकती है या स्लो करती है। तो हम जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इन रिफॉर्म्स के नतीजे में कम से कम जो एक्सपोर्ट सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं, जो 72 घंटे का जो इनके साथ जो है एक मैकेनिज़्म के इनके आफ्टर अप्रूवल वो रिफ़ंड हो जाने चाहिए, तो हम इंशाल्लाह इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि वो होना शुरू हो जाए। अच्छा, ये जो नॉन फाइलर कैटेगरी जो ख़त्म की गई है हुकूमत ने, डेफिनेटली एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव इनिशिएटिव है। काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इसका जो असर है वो सनतकारों को किस तरह पहुँचेगा, और स्पेशली जो सैलरीड पर्सन है उसका, जिस तरह से हमने देखा है कि हुकूमत ने टैक्स रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा कर दी है, और जो सनतकार प्रॉपर टाइम टू टाइम टैक्स पे करते थे उनकी भी टैक्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या IMF के मुआहदे के मुताबिक ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इससे किस तरह से आम आदमी जो है वो गवर्नमेंट को इस चीज़ का इदराक है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो बेइंतहाशा बढ़ चुके हैं और अगले बजट में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि इस टैक्स रेट को मज़ीद बढ़ाया जाए। तो गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश है कि हम टैक्स रेट्स को कम करें, लेकिन ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा ना जब हम अपनी टैक्स बेस को और उन सेक्टर्स को जो टैक्स नेट में नहीं है उनको हम ले आएँ कामयाबी से। तो यही फोकस है इस हुकूमत का, और कोई फोकस नहीं है। FBR के अंदर जितनी रिफॉर्म्स हैं वो यही हैं कि ये जो नॉन फाइलर्स के लिए हमने जो पाबंदियां लगाई हैं, ट्रैवल की, ख़रीद की और दीगर और पाबंदियां, के उनको हम घेरे के अंदर लेके आएंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि इसके 6 से 7-8 महीने के अंदर आपको नताइज आना शुरू हो जाएंगे। जब देखें, ये मसला ये था कि जो पैसा जो है अगर नॉन फाइलर जो है, जो टैक्स नेट में नहीं है, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं है, वो उसको पैसे पार करने के बेइंतहाशा उसके पास रास्ते थे। उन रास्तों को जब हम रोकेंगे तो जाहिर सी बात है ये पैसा जो है फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी आपको करनी होगी। तो ये जब फॉर्मल इकोनॉमी में आएगा तो ये आपकी इंडस्ट्री को भी जो है वो बेनिफिट करेगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो रिफॉर्म्स जब इनको हम कामयाबी से करने की तरफ बढ़ेंगे तो हम टैक्स रेट कम करने की बात कर सकेंगे। जब तक हम ये टैक्स बेस को नहीं बढ़ाया, हमने टैक्स चोरी को नहीं रोका, तब तक आप देख लें तारीख निकाल के कि एक ही हुकूमत का फैसला टैक्स पॉलिसी रही है और वो ये है कि टैक्स रेट बढ़ाई जाओ। ये नहीं चल सकता। हमें इस चीज़ का इदराक है कि इस तरह मुल्क नहीं चल सकता और हमें इन टैक्स रेट्स को कम करना है, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं।
अच्छा, बहुत से चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन एक स्टेबिलिटी की हुकूमत कोशिश कर रही है, काफ़ी हद तक आ भी गई है। तो जो हमारा लोकल सनअतकार, उसका एतमाद हम किस तरह से दोबारा से बहाल कर सकते हैं? नहीं देखिए, एतमाद तो जब एक आपने देखा कि रुपए की स्टेबिलिटी आई नंबर एक, फिर आपने देखा कि आपका आपका जो दुनिया भर में जो मूडीज़ है, जो फिच है, वो कह हुँ, रही है कि पाकिस्तान की जो डेट लायबिलिटीज़ हैं उस पे हम स्टेबल से पॉजिटिव की तरफ बढ़ गए हैं। हुँ, फिर आपने देखा कि जो महंगाई की शरह थी, हुँ, जो 40% पे पहुंच गई थी, वो आज सिंगल डिजिट पे आ गई है। हुँ, फिर आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ उन्होंने जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है। तो मेरे ख़्याल से ये सारे इशारे आपको यही बता रहे हैं कि मईशत जो है वो सही सिमत पे उसका सफ़र जारी हो चुका है, और इससे जितने भी बिज़नेसमैन हैं, जितने भी सनअतकार ताजिर हैं, उनको हौसला मिलेगा कि मईशत की सिमत ठीक है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी जो है वो उसके अंदर तेज़ी लेके आएँगे। अच्छा, इसके साथ-साथ डेफ़िनेटली हमें आलमी सतह पर भी अपना एक कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत है। तो आलमी दुनिया में किस तरह से कॉन्फिडेंस हम अपना बहाल करेंगे और किस तरह से वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो भी यहाँ पे आएँ, सनत लगाएँ या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें? देखिए, वो इन्वेस्टर भी जो को फॉरेन इन्वेस्टर तब आता है जब लोकल इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी सूरत हाल में हो। तो अब आज देखें, जो एलएसएम है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर है, हुँ, उसमें 24 शोबे होते हैं जिनकी मेजरमेंट की जाती है। उसमें से तकरीबन 14 शोबे जो हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। हुँ, तो ये वो सारे इंडिकेटर्स, और इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया, ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस देंगे कि यहाँ आके जो है वो इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करें। देखें, सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर हम अफवाज पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रही है कि बेहतरी आए, और वहाँ हमारी कोशिश है कि ये जो दहशतगर्दी है इसकी हम कमर तोड़ें, और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो जारी है। तो वो रास्ता हमवार करेगा। फिर आपने अभी देखा कि ओवरऑल ये आईएमएफ के मुआहदे से पहले आपका अगर चाइना की हम बात करें तो उसने हमारे जितने भी कर्ज़े थे उनको रोल ओवर और रिन्यू करने की जो है मादगी दिखाई। इसी तरह सऊदीया हो गया, यूएई हो गया, फिर आईएमएफ का एतमाद आपके ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी है और जो फ़ॉरेन रिलेशनशिप्स हैं, वो दुरुस्त सिमत की तरफ हुँ, जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है, देखें, हमें हमारे से ऑलरेडी कमिटमेंट्स हैं। 10 अरब डॉलर की यूएई की है, कोई 5 से 10 अरब डॉलर की सऊदीज़ के साथ है, इसी तरह कतरी इन्वेस्टमेंट की प्लेजेस हैं। तो हमने उनको अनलॉक करना है, हुँ, और आप देख रहे हैं कि पीआईए की अभी जो है वो निचकारी अभी फाइनल स्टेजेस पे जाने लगी है। हुँ, तो ये वो सारे अमल हैं कि जब पीआईए प्राइवेटाइज़ होगा तो आपकी प्राइवेटाइजेशन की मार्केट खुल जाएगी। सही। लोगों को यकीन आ जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है, और मुल्क में, और कामयाबी से इतना बड़ा जो एक जिन था, जो एक आम आदमी के जेब से पैसे वो निकाल रहा था क्योंकि खसारे थे, तो हुँ, वो रुक गया है। हुँ। तो मैं समझता हूँ हम इस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये चंद महीने की बात है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव फीलर जो है वो सनतकार भी महसूस करेगा, और फिर आपकी इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी इस मुल्क अच्छा, में राना साहब, आना आपने शुरू कर देगा। आर्मी की बात की है, तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का भी गुज़िश्ता दिनों कराची का विज़िट रहा, जिसमें उन्होंने डिफरेंट सनअतकारों से भी मुलाकातें की। डेफ़िनेटली इस वक़्त जो पाकिस्तान क्राइसिस में है, तो इस वक़्त आर्मी चीफ का भी पूरा फ़ोकस है कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरह से जो है वो स्टेबल कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं इस सब को आप? देखिए, एसआईएफसी जो है जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, जो अब जी। जिसको एक डिवीज़न का दर्जा मिल चुका है, हुँ, वो इसी मकसद से बनी है कि जो इस मुल्क के अंदर एक ब्यूरोक्रेटिक स्लो डाउन के मुताबिक चीज़ें चलती हैं, चीज़ें हुँ, बड़ी सुस्त रवि का शिकार होती हैं, क्योंकि आपकी इंटर मिनिस्टीरियल जो है वो फ़ैसले होने होते हैं, इंटर गवर्नमेंट हुँ, फ़ैसले होने होते हैं। तो फिर नैब का डर, और ये वो, तो ये जो फोरम बना है जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान भी मेंबर है, और जी। चीफ भी जो हैं वो इसकी एपिक्स कमेटी के मेंबर हैं। तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी सरमायाकारी के लिए आसान होगा पाकिस्तान हुँ, में आना, और वो मईशत को बड़ा स्ट्रेंथन करेगी। हुँ। तो ये जो अफवाज पाकिस्तान है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आती है, और वो बिल्कुल मिलके जो है वो गवर्नमेंट का साथ दे रही है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, और हम पुरुमीद हैं कि हम जहाँ तक इतने पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं, वहाँ बड़ा लंबा सफ़र आगे हुँ। बाकी है, और हम उस तरफ गामज़न हैं।
बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये तो हमने बात की राना एहसान साहब से और हमने देखा कि एज़ अ हुकूमती नुमाइंदा इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि होम टाउन है इनका फैसलाबाद, तो यहाँ की सन्नत, यहाँ के सन्नतकारों को बहुत क्लोजली जानते हैं। अब यहाँ के सन्नतकारों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो हुकूमत से कौन सी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता रखते हैं। तो आइए चलते हैं। नाज़रीन, वैसे तो बहुत सी बड़ी-बड़ी सनतें फैसलाबाद में मौजूद हैं, लेकिन फैसलाबाद की जो पहचान है वो कहा जाता है कि टेक्सटाइल की सनत है। इस वक्त टेक्सटाइल की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े फैसलाबाद के सनतकार ज़िया आलम डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे फैसलाबाद की सनत के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या ज़िया हाल है? साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, जैसे मैंने भी बोला है कि फैसलाबाद की जो पहचान है वो कपड़े की सनत है, तो इस वक्त जो इससे रेलिवेंट जो सनतकार हैं उनके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? देखें जी, आपने तो कहा ना फैसलाबाद की पहचान है, जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पहचान भी टेक्सटाइल है। हुँ, उसकी वजह ये है कि 65% ऑफ इकॉनमी जो है हुँ, वो टेक्सटाइल के गिर्द घूमती है, हुँ, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी 65% टेक्सटाइल की ही है। हुँ, तो बहुत बड़ा रोल है हमारा टेक्सटाइल का इस मुल्क की इकॉनमी में। हुँ, और जहाँ तक आपने इश्यूज़ की बात की कि जी टेक्सटाइल के क्या इशू हैं, तो ये इशू देखें हर हुकूमत में जी, हमेशा से चले आ रहे हैं, हुँ, और हर हुकूमत कोशिश करती है हुँ, उसको सॉल्व करने की। कोई कम करती है, कोई ज़्यादा करती है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये आप समझ लें कि जो सबसे बड़ा कमाऊ पूत है, हुँ, उसको बहरहाल खुश रखना बड़ा जी, ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं थोड़ा-सा आपको समझने में बैकग्राउंड में चले हुँ, जाएँ, तो एक वक़्त था जब पीपल पार्टी का दौर था, हुँ, तो हमें बिजली की बहुत बड़ी शॉर्टेज थी। फिर वो अगली हुकूमत आई, तो उसने उसको बेहतर करने की कोशिश की। हुँ, अच्छा, उससे अगली हुकूमत आई तो उसने हमें गैस, बिजली और इसमें हुँ, फैसिलिटेट किया। तो ये हर हुकूमत के जो हमारी बेसिक जो इश्यूज़ हैं, वो हर गवर्नमेंट के साथ रहते हैं। हुँ, जिस तरह हमारी देखें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, वही सबसे बड़ा इशू होता है। हुँ, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखें तो वो क्या है? वो है बिजली है, जी, गैस है, फिर उसके बाद हमारी जो है इंपोर्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं उसके। इसके अलावा हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, वो भी एक लिहाज से बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हुँ, आता है। तो इसके ऊपर जितना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो कंसंट्रेट करेगी, हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी, और इसके साथ-साथ हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। पॉलिसीज़ जो हैं वो जो हैं उनको रेगुलराइज़ करना, उसको फ़ोकस करना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, तो उसमें एनर्जी है, एक उसके अलावा हमारे फ़िनांस हैं, फिर पूरी दुनिया के साथ रिलेशनिंग है, जी, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम है, फिर कॉम्पिटिटिव जो कंट्रीज़ हैं, हुँ, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके साथ मुवाज़ना है, हुँ, फिर इस मुल्क की कंप्लायंसेस हैं। बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जो इस वक़्त चैलेंजेस मैं कहना चाहिए। ठीक है। हर अगले दौर में चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। हुँ, आज से 20 साल पहले कुछ और चैलेंज था, सही। 10 साल पहले कुछ और था, 5 साल पहले कुछ और था। तो कोई भी हुकूमत जो है वो चैलेंज जो है उसके साथ-साथ उसके आगे बंद बाँधती जाएगी, वो इंशाल्लाह तरक्की करेगी। अच्छा, जैसे अभी आपने भी कहा कि किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी में ये चीज़ रहती है कि किस तरह से सनअतकारों को जो है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो जी, जी। आज़ादाना काम कर सकें। जी, जी। तो इस वक़्त अगर हम फैसलाबाद की सूरत-ए-हाल की बात करें तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि हमारा थोड़ा-सा इस वक़्त लेज़-ऑन की कमी है। हम ये नहीं कहते कि कोई हमारी इंडस्ट्री जो है उसको आप जो हमसाया ममालिक हैं उससे ज़्यादा फैसिलिटेट करें। हुँ, हम कहते हैं कि कम से कम हमारा जो मुकाबला है बांग्लादेश के साथ है, वो इंडिया के साथ है, वो चाइना के साथ हुँ, है, वो वियतनाम के साथ है, वो इंडोनेशिया के साथ है, वो कंबोडिया के साथ है। तो
ऐसे मुल्क जो कि इस रीजन में टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, हमें उनके साथ मिल के नहीं बल्कि उनकी पॉलिसीज़ को अगर हम अपनी पॉलिसीज़ के साथ सिंक्रोनाइज कर लें तो हमारी अल्लाह के फजलो करम से जो लेबर है वो बड़ी स्ट्रांग है, ठीक है। हमारे लोगों का विजन बड़ा स्ट्रांग है, हम ज़्यादा हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं। उसकी मैं मिसाल आपको और देता लेबर हूँ। फोर्स की हमारे पास कमी नहीं है। नहीं, लेबर की तो आप देखें ना, पाकिस्तान में तो यंग तबका जो है वो सब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्जैक्टली। यंगस्टर पाकिस्तान में है। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी को फोकस करके ट्रेनिंग दें, हम उनको जो रिक्वायरमेंट है हमारी इंडस्ट्री की उसके मुताबिक ट्रेन करें। जिस तरह जब मैं प्रेसिडेंट था तो हमने टेफ्टा को बड़ा एक्टिव किया था, हमने एक बोर्ड बनाया, उसमें जितने टेफ्टा के अदारे थे उनको कहा ताकि कि स्किल्स को प्रमोट किया जाए। स्किल प्रमोशन, अगर आप जिस तरह आप इस तरह की एग्जांपल जो है वो जापान से ले सकते हैं। इसी तरह फिर रिसर्च के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें अगर पाकिस्तान में हम एक गारमेंट जो है वो 5 मिनट में या 10 मिनट में बना रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी, चाइना कितने मिनट में बना रहा है। आजकल तो प्रोडक्शन पर मिनट, पर आवर, पर डे, आपने अंदर देखा होगा फैक्ट्री में कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, तो वो ऑनलाइन हमें पता होता है कि जी क्या इस वक्त हमारी पर डे पर आवर क्या प्रोडक्शन चल रही है। तो दुनिया जो है ना वो बहुत फास्ट है, डिजिटलाइजेशन का दौर है। अगर हम बिजनेस में फोकस करके जी। जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे तो फिर हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है किसी भी मुल्क का, फर्स्ट डिफेंस उसकी इकोनॉमी है। डेफिनेटली। ठीक है जी। मैं आपको मिसाल देता हूँ जी। जब फैसलाबाद की इंडस्ट्री भरपूर चल रही हो तो यहाँ क्राइम रेट नीचे आ जाता है। पूरे मुल्क की जब इंडस्ट्री चल रही हो, आपकी एग्रीकल्चर चल रही है, इकोनॉमी का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली अवाम पे आता है, उस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है। आप एक्सपोर्टर भी हैं ज़िया साहब, तो यूरोपीय मंडियों में इस वक्त फैसलाबाद की जो मसनूआत हैं उसकी क्या सूरत हाल देखते हैं आप? देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, इस वक्त बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। वो इसलिए जो बांग्लादेश में इस वक्त अनरेस्ट है, इस वक्त चाइना के ऊपर जो अमेरिका जो है उसका जो इस वक्त आपस में उनके इश्यूज चल रहे हैं, तो अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब दुनिया में कोरोना आया तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क था उस वक़्त, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी रोल था कि हमने कहा जी हमने इंडस्ट्री बंद नहीं करनी। तो जब हमने इंडस्ट्री बंद नहीं की तो पूरी दुनिया के ऑर्डर पाकिस्तान में आ गए। तो पाकिस्तान ने उस वक़्त $31 बिलियन की एक्सपोर्ट की। आज दोबारा वही अपॉर्चुनिटी है। सही। अगर हमारी हुकूमत जो है वो हमारे साथ मिल के ये फोकस करे कि इस वक्त हमारे रीजन में हमारी बिजली की प्राइसेस क्या हैं, गैस की प्राइसेस क्या हैं, हमारे इंटरेस्ट रेट क्या हैं, इनको कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज कर दिया जाए और उनकी पॉलिसीज, लेबर पॉलिसीज क्या हैं। फ़र्ज़ करें बांग्लादेश में 15 साल का बच्चा काम कर सकता है, हमारे 18 साल का बच्चा काम करता है। इसी तरह जो बाहर उनको अपना बांग्लादेश के लोग जो हैं उनके ऊपर उतनी ज़्यादा कंप्लाइंसेस के इशू नहीं हैं जितने हमारे मुल्क में इशू हैं। तो ये हम लोग बेहतर बता सकते हैं कि जिस तरह आज आप देखें कि कोई एक्सपोर्टर उस वक़्त काम नहीं कर सकता जब तक कि उसके फैक्ट्री में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ना हो, वो अपनी लेबर को प्रॉपर हेल्थ, सेफ्टी, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो उसको एड्रेस ना कर रहा हो, अगर उसकी बिल्डिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ ना बनी हो, तो उस वक़्त तक ये एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उसमें जो है वो इंडस्ट्री का साथ दे।
अच्छा, जो हमारे मकामी जो सनतकार हैं उनका हमेशा से एक मुतालबा रहा है कि टैक्स में कमी की जाए, या टैक्स के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आती रही हैं, और अब भी जो इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से लिया गया है, नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म कर दिया गया है, इस सारे जो इनिशिएटिव को है किस तरह से आप देखते हैं और क्या समझते हैं? डेफिनेटली जो टैक्स चोर थे, जब उनका सामना होगा, वो सामने आएंगे, तो जो टैक्स दे रहे थे और सारा एक बर्डन उन पे आ रहा था, वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। तो क्या समझते हैं इस इनिशिएटिव को कितना फ़ायदेमंद रहेगा सनतकारों के हवाले से? मुझे यकीन था कि आप ये क्वेश्चन करेंगी और करना भी चाहिए, क्योंकि ये वो हमारी डिमांड थी इंडस्ट्री की, एक्सपोर्ट की, या हम जो भी चैम्बर के मेंबर हैं वो तो 100% टैक्स पे करते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी डिमांड थी कि पूरे पाकिस्तान का बोझ जो है वो 20 लाख टैक्स जो है वो लोग देते हैं। उस 20 लाख में 15,000 जो है वो सैलरी के लोग हैं, और बहुत कम हैं जो जैसे जो एक्सपोर्टर है उसके पैसे पहले कटते हैं, फिर हमें पैसे टैक्स के बाद हमें पैसे मिलते हैं। ये जो इन्होंने फैसला किया है उसको अप्रिशिएट करते हैं, और साथ साथ जो इन्होंने हमारी लेबर के ऊपर और सैलरी पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया है वो कम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम फैसलाबाद की एक सनत में मौजूद हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक सनतकार मौजूद हैं जो यहाँ के ऑनर भी हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन है फैसलाबाद की सनत की वो क्या है, और यहाँ के जो सनतकार हैं वो हुकूमत से क्या जो है वो उम्मीदें वाबस्ता रखे हुए हैं कि किस तरह से सनत को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया आपका। अच्छा अजमल साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब हुकूमत आई है, मौजूदा हुकूमत, चाहे वो फेडरल की हो, फैसलाबाद तो पंजाब में आता है क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा एक्सपोर्ट से भी ताल्लुक़ है, और जो ज़्यादा आप लोगों का लिंक रहता है वो फेडरल की गवर्नमेंट से ज़्यादा रहता है। जैसे इनिशिएटिव हुकूमत ले रही है स्टेट बैंक के साथ भी कि मार्कअप रेट्स कम हो, इसके साथ साथ एनर्जी पे भी काम जो है वो चल रहा है, अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें पॉलिसीज स्टार्ट होती हैं तो बेहतरी देखते हैं आप देखिए सनत जी, में? हम बिजनेसमैन हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल नहीं होता, हमारे लिए सब मोहतरम हैं। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये हमें वार्म फुटिंग पे लेने पड़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसमें महीने गुजार दें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो भी इनिशिएटिव लिया जाए उसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए, फिर इन चीज़ों को वार्म फुटिंग बेसिस के ऊपर, एमरजेंसी आप समझ लें जिस तरह होती है, इनको दिनों में हल किया जाए, और इंशाल्लाह ताला ये फिर मुल्क उठ पड़ेगा। अच्छा, अभी अभी जैसे इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, नॉन फाइलर कैटेगरी जो है वो उसको ख़त्म किया है। इस इनिशिएटिव को आप किस तरह से देखते हैं और क्या पॉजिटिव चेंजेस देखते हैं इसके बाद जो सनतकारों के लिए खसूसी तौर पर हों? बिल्कुल, मैं इसको इतना अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ये काम हमें 50 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने ये हिम्मत नहीं दिखाई, और ये शटर पावर और इस तरह की हड़तालें, इनसे घबरा जाते हैं। एक दफ़ा तो ये करना ही पड़ेगा। हर बंदे को अपने हिस्से का टैक्स देना चाहिए, और पूरा देना चाहिए। अब आप चले जाएं, ये ग्रेन मार्केट है आपकी, यार्न मार्केट है, कपड़े की मार्केटें हैं, करोड़ों अरबों का टर्नओवर होता है, टैक्स कोई नहीं है। सिर्फ उनमें भी फाइलर हैं, 20,000 रुपया टैक्स जमा करा दिया। ये मिलों वाले और एक्सपोर्टर तो बेचारे हैं। अगर ये सारे लोग अपने हिस्से का टैक्स दें तो डेफिनेटली हमारे रिफंड भी वापस आएंगे। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ फैसलाबाद के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट एहतशाम जवेद साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे फैसलाबाद की सनत के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा है कि नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है वो हुकूमत ने ख़त्म कर दी है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्या समझते हैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट के इससे क्या बेहतरी आ सकती है? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये, जिस वक्त इन हालात के अंदर मुल्क गुजर रहा है, तो इसमें हर शख्स को अपने हिस्से का टैक्स अदा करना चाहिए। जी।
और ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्लेटफॉर्म के चेयरमैन होने की हैसियत से साबका, और साबका सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स होने की हैसियत से हमारा एक दरीना मुतालबा था। नॉन फाइलर टर्म जो हम लोग हमेशा हर फोरम पे कहते रहे कि ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही है, इसकी का खात्मा एक अच्छा इकदाम है। अच्छा एहतशाम साहब, जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय आज भी घरों में जो है छोटे कारखाने जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, पावर लूम्स हैं हज़ारों की तादाद में। तो आप क्या समझते हैं, क्या हमें भी यूरोपियन जो है वो सेटअप जो है उस पे जाना चाहिए? किस तरह से हमने अपनी टेक्नोलॉजी जदीद करना चाहिए? क्योंकि किसी भी बिज़नेस को आगे ले जाने के लिए, सनत को आगे ले जाने के लिए वक्त के साथ साथ आप भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का चेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से देखते हैं इस सब का? देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सबसे अहम ज़रूरत है जिसको आप टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड कहते हैं, जी। तो मेरी तजवीज़ है कि हुकूमत इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करे जिससे आपका एसएमई कौन-सा है, जब तक आप उसे फंडिंग नहीं करेंगे और उसको फंडिंग नहीं करेंगे और ज़ीरो रेट फंडिंग, तो वो तब तक मैं नहीं समझता कि आपकी इंडस्ट्री आज के जदीद खतूत पर इस्तेवार हो सके। तो ज़रूरत है कि इस अमर की है कि इस इंडस्ट्री को देखते हुए ऐसी स्कीम्स लानी चाहिए, आईएमएफ से डिस्कशंस पे इन स्कीम्स की तरफ जाना चाहिए जिससे ये इंडस्ट्री ना सिर्फ अपने आप को इन हालात के अंदर जदीद खतूत पर इस्तेवार करे, बल्कि लोगों को सस्ता से सस्ता चीज़ें भी मुहैया करने के काबिल हो सके। अच्छा, जदीद टेक्नोलॉजी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो चीन का एक मॉडल हमारे सामने है, वहाँ पे तो इंसानों की जगह, मज़दूरों की जगह टेक्नोलॉजी जो मशीनें हैं वो काम करती हैं। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो मॉडल है ये भी पाकिस्तान में एक्सेप्ट होना चाहिए, या हमारी जो आबादी है यहाँ पे जो मज़दूर तबका है वो बहुत ज़्यादा है, और हमने देखा है कि डिफरेंट मुल्कों में भी हमारा मज़दूर तबका जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो ये फ़ोर्स जो है, मज़दूर फ़ोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मॉडल भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? देखें जी, सबसे बड़ी बात ये कि जहाँ पर लोगों के पास वसाइल नहीं होते और उनकी इंडस्ट्री का सोर्स ह्यूमन रिसोर्स होता है, आईटी एक वाहद इस वक्त जदीद तरीन सोर्स ऑफ इनकम है जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप अपने मुल्क को बल्कि इस ह्यूमन रिसोर्स को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करेंगे और बेहतर यूटिलाइज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लान्स होने चाहिए जिनके ऊपर आप छोटे छोटे ले आएँ, एसएमईज़ को ले आएँ, एंटरप्रेन्योर्स को ले आएँ जो ऑलरेडी इस दुनिया में काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनको बुलाएँ, उनको बुलाकर यहाँ पाकिस्तान के अंदर छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएँ, बनाकर बड़ी कंपनीज ने आ ही जाना है, बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे चंक्स के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करें, इनक्यूबेटर्स बनाएं, आईटी इनक्यूबेटर्स बनाएं, लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ये ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व हो और इसकी नेट प्रोडक्ट आईटी सॉल्यूशंस हैं। जब आप आईटी सॉल्यूशंस दुनिया को देंगे तो आप पैसे कमाएंगे और वाहिद हल इस वक्त इस ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व करने का, इंडल्ज करने का, यूटिलाइज करने का इससे बेहतर और कोई नहीं। मौजूदा हुकूमत इसी वक्त की ज़रूरत को देखते हुए आईटी सिटी बनाने जा रही है। डेफिनेटली बहुत सी जो हैं इस पे चेंजेस आएंगे, बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस इंशाल्लाह हमारे सामने आएंगे। और अगर मज़दूरों की हम बात करें और फैसलाबाद के हवाले से भी हम स्पेशली बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे मज़दूरों की बेहतरी के लिए जो है वो क्या इकदाम किए जा रहे हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के हवाले से मज़दूरों के किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से इनको फैसिलिटेट किया जाता है? देखें जी, फैसलाबाद ना सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है। हम इसको इसलिए सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर कहते हैं, यहाँ पर लोग इस तरह नहीं सोचते कि मैं उत्थे नौकरी करांगा या करांगा, मैं पंजाबी में जान के पीपल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि मैं अपने बच्चे ਨੂੰ बाजार भेजदा, वो दुकान तो कोई चीज़ खरीद के 2 रुपए दी लेगा, 2.5 रुपए दी बेच लूगा। दिस इज द वे पीपल थिंक। तो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे नॉट इवन देमसेल्व्स, वो अपने पाँव पे खुद ही नहीं खड़े होते बल्कि नौकरियां पैदा करने वाले लोग हैं। तो हमारे नज़दीक तो इस वक्त सबसे बेहतरीन हल एसएमईज को दोबारा रिवोक करना, उनको दोबारा ऑन बोर्ड लेना। उसके लिए एसएमईज पे बढ़ता हुआ बोझ कम करके आपको किसी और सेक्टर के ऊपर डालना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। जो भी सोल्यूशन निकले, ये गवर्नमेंट का काम है या पॉलिसी मेकर्स का काम है। हमारे साथ बैठे एसएमईज के साथ ऑन बोर्ड लें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मजदूर है या ह्यूमन रिसोर्स है जिसे आप कह रही हैं, तो शायद ये टफ टाइम एक दिहाई का है हमारे ऊपर। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रेहान नसीम भरारा साहब मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
रेहान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, ये हम सब जानते हैं कि फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है इसका मुल्की मैशियत में एक बड़ा अहम किरदार रहा है, तो आप ये बताएं कि इस वक्त जो है वो तजारती सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? चूँकि फैसलाबाद सबको पता है कि एवरीबॉडी नोज़ कि ये जी टेक्सटाइल का मैनचेस्टर कहलाता है। तो इस शहर की जो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरती ये है कि पाकिस्तान की 70% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स और जो डोमेस्टिक ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन के की जो सूटिंग का है तो सारा फैसलाबाद से होता है। और फैसलाबाद एक डायनामिक शहर है, लोगों के जहन में सिर्फ इसके बारे में मशहूर है कि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है। यहाँ पर सबसे बड़ी रफान मिल, यहाँ सबसे बड़ा केमिकल प्लांट, यहाँ सबसे बड़ा फाइबर प्लांट तो भी फैसलाबाद का हिस्सा है। और इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री भी बहुत बहुत बड़ी यहाँ पर मौजूद है। तो उस लिहाज से जैसे आपका क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री के आगे क्या मुआशी सरगर्मियाँ क्या हैं, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें तो एक हमारे यहाँ एक जमूद का शिकार हो गई थी इंडस्ट्री, जिसको अब आप फील कर रहे होंगे और आपको अपडेट्स भी आ रही होंगी कि दोबारा से एक रिवाइवल की तरफ है। ख़ास तौर पे आप देखें जब हमारा कंटिन्यूस जो 2 से 3 जो हमारी स्टेट बैंक ने जब पॉलिसी रेट्स को कम किया है तो उससे आपको दोबारा से एक मार्केट के अंदर जो पैसा आया है बैंकों से निकल के और इंडस्ट्री को भी थोड़ा एक जिसको साई ऑफ रिलीफ कहते हैं तो वो मिला है। तो और उसके साथ साथ हम अभी आप देख रहे हैं कि एनर्जी की बात सारे कर रहे हैं, आईपीपीस की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टेकअप किया हुआ है मैटर को, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और हम पंजाब में चुके हैं तो हमारी जो सीएम हैं मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने भी इसको टेकअप किया और एवरीबॉडी नोज़ कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो हम होप करते हैं कि इंशाल्लाह ताला एनर्जी के ऊपर भी जल्दी हम खुशखबरी सुनेंगे। और जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले चल रहा था हमारे वज़ीर जो बिजली हैं कि हम कौम जल्द खुशखबरी सुनेगी, तो हम उस खुशखबरी का जल्द इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, अगर तजारत बढ़ाने की इस वक्त बात की जाए तो क्या तवक्कुआत यहाँ के ताजिर जो हैं वो रखते हैं हुकूमत से कि क्या पॉलिसीज़ जो है वो हुकूमत अडॉप्ट करे, चाहे वो पंजाब हुकूमत है या फेडरल हुकूमत है, जिससे हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा हो? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चूँकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जिसमें हमारे जीएसटी के मसाइल हैं, जो रिफंड्स हैं उनके मसाइल हैं। इसी तरह जो हमारी कंटिन्यूस पॉलिसी बनानी है तो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई है। तो हमारी यही डिमांड हमेशा से रही है कि जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसको आप एक लॉन्ग टर्म एक कंटिन्यूस पॉलिसी दें। अगर हमें आपने एनर्जी के प्राइसेस देनी है तो उसका एक फिक्स्ड रेट हो जो कि हमें पता हो कि साल 2 साल या 3 साल के लिए है, ताकि जब हम अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स बुक करते हैं, देखें जब आप एक्सपोर्ट के ऑर्डर बुक करते हैं तो वो ये नहीं होता कि वो अगले 15 दिन में चले जाने हैं, उसके ऑर्डर्स चलते हैं 2 से 3 साल के लिए, चूँकि टेंडर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंपोर्ट करती हैं। तो इसलिए कि हमें उसके लिए हमेशा हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि हमें कंटिन्यूस पॉलिसी दें। स्पेशली हमें एनर्जी के जो हैं, जिस तरह जिसमें बिजली है, हमारा जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड मेन एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान के, आपको पता है 56%, तो हमारी गैस भी उसका रॉ मटेरियल है। तो हम इसी तरह गैस की भी रिक्वेस्ट हमेशा हुकूमत से करता है कि हमें एक स्पेसिफिक रेट, स्पेशल रेट्स दें। वो हम कोई ये नहीं मांगते कि हमें स्पेशल कोई डिस्काउंटेड रेट दे, वो जो हमारा जिसको कहते हैं ना, जो क्रॉस सब्सिडी की हम बात करते हैं कि क्रॉस सब्सिडी जो दूसरों को दी जाए हमारे इंडस्ट्री के बिहाफ पे, वो उसका राइट हमें दिया जाए। तो एक तो ये है कि अगर गवर्नमेंट हमें कंटिन्यूस पॉलिसी दे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अभी आपने देखा है कि अभी जस्ट फिगर्स जो आई हैं अभी लास्ट मंथ की, उसको अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो हमारी तकरीबन 13% करीब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ी है। और अगर हम मंथ टू मंथ देखें तो 29% के करीब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स एक पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव साइन है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट टेकअप कर रही है तमाम मैटर्स को, और गवर्नमेंट समझ रही है कि किसी भी मुल्क की जो लाइफ लाइन है वो एक्सपोर्ट्स है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे वज़ीर ख़जाना इस बात को समझ रहे हैं। आपने परसों ही उनका इंटरव्यू देखा जिस पे बड़ा फोकस थे कि हमें जब तक एक्सपोर्ट को हम प्रमोट नहीं करेंगे हमारे मुल्क का सर्वाइवल नहीं हो सकता। अच्छा, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक शहर में 512 बड़ी सनती यूनिट हैं, 92 एनर्जी यूनिट्स हैं और 90 केमिकल यूनिट्स भी कायम हैं। तो फैसलाबाद चैम्बर के हवाले से अगर बात करें तो चैम्बर की क्या प्रायोरिटीज़ हैं, तजारती सरगर्मियाँ किस तरह बढ़ाई जाएंगी और क्या जो है लाएअमल इख्तियार किया जाएगा? अब आप नया आपने जो है कुर्सी संभाली है, नए प्रेसिडेंट हैं चैम्बर के, तो क्या एम्स रखते हैं, क्या टारगेट्स हैं आपके? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, बिल्कुल जब आप नई सीट पे आए हैं तो मेरे भी कुछ टारगेट्स हैं
कि देखिए मेरा तो हमेशा ये ख्वाहिश ये रही है कि पाकिस्तान दुनिया में टॉप का मकाम हासिल करे एक्सपोर्ट्स में। देखिए हम अगर बात करें आज से 20 साल या 25 साल पहले, तो हम अपने रीजनल कंट्रीज़ में सबसे टॉप पे थे। जी बिल्कुल। हमारी एक्सपोर्ट्स इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम इनसे बहुत ज़्यादा थी। अभी भी हम वो नेशन है जिसकी 56% यूथ है। ये जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज है वो ये है। और मेरी हमेशा नौजवान नस्ल से मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत डायनामिक है, उनको हमारे मसाइल का पता है एंड दे अंडरस्टैंड कि अपने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। हमारे आज के बच्चे नई टेक्नोलॉजीज़ में आपके सामने है कि कितने पैसे कमा रहे हैं बच्चे, आईटी सेक्टर में कितने लोग आगे हैं, वीडियो गेम्स बना के बेच रहे हैं, नई ऐप्स बना रहे हैं, उसके अंदर एक नई वो जिद्दत लेके आए हैं। उसकी वजह से मैं अब यही अपनी जो आने वाली यूथ है, चूँकि अब पुरानी टेक्नोलॉजी से हमारे बिजनेसमैन को चेंज होना पड़ेगा, दुनिया के मुताबिक चलना पड़ेगा, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो मैं एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट मैं ये ज़रूर फोकस करूँगा अपने पुराने लोगों से भी, ठीक है, जो इंडस्ट्री के अंदर हैं, कि अपने आप को अपग्रेड करें। और हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करेंगे, चूँकि आपको याद होगा कुछ साल पहले एक हमें एक फाइनेंसिंग दी गई थी कि अब अपग्रेडेशन करें अपनी इंडस्ट्री की। तो अब जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, अब हमें इंडस्ट्री में भी वो जिद्दत लानी पड़ेगी अगर हमने दुनिया का मुकाबला करना है। बिल्कुल सही है। देखें, अगर मैं वही पुरानी बात करूं कि जी 25 साल पहले मेरे पास मशीनरी तो आज नहीं चल सकती, दुनिया जिद्दत पे है। तो ये टाइम है हमारे पास, और यही टाइम अगले 4-5 साल हैं जिसको कि हमने यूटिलाइज करना है, मैं समझता हूँ। तो ये मौका है जिसके ऊपर हमारे सबको मिलके बैठना पड़ेगा, हमारी हुकूमत को, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, हमारी पॉलिसी मेकर्स को, कि हमने इसको टारगेट को कैसे अचीव करना है। तो मैं एज ए चैम्बर प्रेसिडेंट, चूंकि चैम्बर का काम हमेशा ब्रिज का होता है इन बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड एंड गवर्नमेंट, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी भी है और मैं इंशाल्लाह इस पर पूरी कोशिश भी करूँगा। रेहान साहब, ये तो हम बात करें बड़ी इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन अगर हम घरेलू सनतों की बात करें फैसलाबाद में, तो तकरीबन 12,000 के करीब सनतें यहाँ पे मौजूद हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस हवाले से बताएं कि मजदूरों की जो माशी हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए क्या तजावीज़ जो हैं वो चैम्बर की तरफ से दी जाएंगी? अच्छा, ये आपने जो बात की ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमेशा एसएमईज। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री में रीढ़ की हड्डी का जो किरदार अदा करती हैं वो एसएमईज हैं। अभी आपने खुद फिगर्स दी कि एक तरफ हम 500 की बात कर रहे हैं, एक तरफ 12,000 की बात कर रहे हैं। तो ये 12,000 लोग मैं समझता हूँ उन वो भी इम्पोर्टेंट है, ये उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके मसाइल जो हैं वो ज़रा थोड़े से डिफरेंट होते हैं बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से। तो मैं बड़ा इसके ऊपर जी मैं इंशाल्लाह ताला पूरा प्लान लेके आ रहा हूँ कि हमने अपने जो हमारे स्मॉल स्केल के मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं उनको कैसे हमने बूस्ट करना है। इंशाल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे, पूरा हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना हम उनको प्रमोट कर सकें। देखें, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी ये बात बड़ी क्लियर है, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड कर रही है कि हमें अपने एसएमईज को स्ट्रॉन्ग करना है। आज देखें, अगर आज मैं टेक्सटाइल पे ही बात कर लेता हूँ, अगर आज एक छोटा मैन्युफैक्चर एक कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर हैं ये भी इसी तरह ही स्टार्ट हुए थे, ये भी 1 से 2 कंटेनर करते थे, आज माशाल्लाह 50-100 कंटेनर्स कर रहे हैं। तो हम जब उसको फैसिलिटेट करेंगे, तो अगर वही एक कंटेनर से अपना 5 कंटेनर पर जाता है, तो आप देखें कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ेगी, तकरीबन 500%। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड राइट नाउ एंड आई अंडरस्टैंड कि उनके मसाइल हैं। मैं गवर्नमेंट से कोशिश हम कर रहे हैं और गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क भी कर रही है कि हमारे जो जीएसटी के रिफंड हैं, स्पेशली जो छोटे एक्सपोर्टर्स के हैं या छोटे मैन्युफैक्चरर्स के हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे उनको फोकस करे, उनको प्रेफर करे। और इसी तरह जिस तरह अब सुनने में आ रहा है, जैसे अभी पॉलिसी रेट कम किया था स्टेट बैंक ने, आने वाले दिनों में उम्मीद बड़ी है कि और कम होगा। जैसे आपने कल हमारे आर्मी चीफ कल मिले हैं हमारे बिजनेस कम्युनिटी से कराची में, तो उन्होंने खुशखबरी सुनाई है हमारे मेंबर्स को और हम बड़े खुश हैं और बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन की है, बड़ी गुड न्यूज़ है कि नेक्स्ट ईयर से हमारा जो पॉलिसी रेट है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमें खुशखबरी दी है हमारे आर्मी चीफ ने। और इसके साथ साथ वो इस पर भी फोकस थे
कि हमारे जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं उनको अपना पैसा बाहर की अब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान में लाना चाहिए। देखें अब हमारी करेंसी स्टेबल है, देखें एक पैनिक आ गया था, अब करेंसी पता नहीं क्या हो जाएगा, इस मुल्क के अंदर क्या हो जाएगा, एक स्टेबिलिटी वापस आ अब गई है। वापस इस मुल्क जी। में अब स्टेबिलिटी आ रही है। और उस स्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए हमारा भी फ़र्ज़ है, हमारे बिजनेसमैन का भी फ़र्ज़ है और हमारे सरमायाकार का भी फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क को प्रेफर करें। देखें हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जिस पे कोई चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो मैं समझता हूँ हमारी नीयत पॉजिटिव होने की कमी है। तो जब हम अपनी नीयत तो इंशाल्लाह पॉजिटिव करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे और अपनी मेहनत के साथ काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की तरक्की को कोई नहीं बहुत रोक सकता। शुक्रिया। जैसे रेहान साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब बात है इस बात को सोचने की कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। और जब इंडस्ट्री जो है वो इसमें इन्फ्लुएंस ही आएगी, जब इंडस्ट्री में फ़्लो आएगा तो उसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारे मज़दूर तबके पे पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रीज जब बंद होती हैं तो जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है वो मज़दूर तबके को होता है। और जब महंगाई में इजाफा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है या बाकी जो भी इंडस्ट्री है उनको इफ़ेक्ट होता है। तो इस वक्त जो तवाज़न है वो बड़ा ज़रूरी है, जिसके लिए हुकूमत जो है वो काम कर रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द बेहतरी जो है वो आएगी। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।